सो प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर्स में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करते करते हमने अलग अलग इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। अब आज का जो अपना लेक्चर रहेगा ये इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू है। सबसे पहले हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ और इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हम आज कवर करने जा रहे हैं। That will be projectile on inclined plane. So first let's continue with some of the numericals, and it will be carried in sequence of what we have learned in the previous lecture. So today I will be starting with this question. यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक एरोप्लेन फ्लाई करता है एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फ्लाई करता है और इसकी जो स्पीड है ये 360 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले तो इस चीज को हम रीजनरेट कर लें कि ये क्या बताया जा रहा है। सो लेट्स से कि दिस इज एन एरोप्लेन व्हिच इज जस्ट फ्लाइंग हियर। एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड इट्स स्पीड इफ यू कंसीडर इट इज 36 किलोमीटर पर आवर। और ग्राउंड लेवल से जब हम इसकी हाइट कंसीडर करते हैं तो ग्राउंड लेवल से इसकी जो हाइट है h वो 1960 मीटर है। तो डेटा हमारा ये है कि h इज 1960 मीटर और स्पीड मैं u लिख लेता हूं, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये करेक्शन करना है कि किलोमीटर पर आवर ये यूनिट हमारा एसआई सिस्टम में नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इन मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं 5/18। आपने क्लास 9th या 10th में भी इस चीज को हैंडल किया होगा। तो जब हम 5/18 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर ये यूनिट कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो फिलहाल हम कैलकुलेशन करें तो ये 18 और ये 36 कैंसिल होगा 2 से। 5 into 2 will become 10 and we may write 10 meter per second is the speed. So this is 10 meter per second. Now when it is vertically above the point A तो प्लेन जो है ये पॉइंट A के ऊपर है। लेट्स से कि पॉइंट A यहाँ पे है। इट ड्रॉप्स अ बॉम्ब, तो यहाँ ये अपने अंदर से एक बॉम्ब ड्रॉप कर देता है। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर इस तरीके की हालत में जब ये बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो क्या वो बॉम्ब बराबर पॉइंट ए पर गिरेगा? यस? नो। नहीं गिरेगा। ओके, तो वो नहीं गिरेगा। तो हम देखेंगे कि वो आगे जाके गिरेगा। इस दौरान यहाँ पे करेक्शन मुझे करना है। 360 किलोमीटर पर आवर बताया है ना? तो मैंने रॉन्ग नंबर यहाँ पे पुटअप किया, दैट इज 36। तो पहले इसको करेक्शन कर लेते हैं। So this will become 20 and finally this speed will become 100. करेक्ट हो गया? नंबर में यस सर। पॉइंट्स है, तो ये 100 है। हाँ, अब मैं क्वेश्चन पे था कि अगर इस सिचुएशन पे ये यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप करता है जब वो पॉइंट ए पर है, तो डेफिनेटली वो बॉम्ब पॉइंट ए पर नहीं गिरेगा, क्योंकि जो बॉम्ब रिलीज किया जा रहा है वो प्लेन से ही रिलीज किया जा रहा है और उसकी स्पीड भी 100 मीटर पर सेकेंड है। तो जारी बात है वो जो बॉम्ब है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलने की वजह से। सर सर स्पीड यस, 200 मीटर। एक सेकेंड, हम करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, पहले ये बात पूरी कर लेते हैं। सो ये जो बॉम्ब यहाँ पे गिरेगा या रिलीज किया जाएगा, इट विल बी टेकिंग अ पैराबोलिक पाथ एंड फाइनली इट विल फॉल एट सम अदर पॉइंट, एंड द रेफर्ड पॉइंट जहां पे ये बॉम्ब गिरता है उसे हम बोलेंगे बी। हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे, तो लेट मी जस्ट राइट दिस वंस अगेन। ये पूरा काम मैं और एक बार कर देता हूँ। सो वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द स्पीड u एज 360 किलोमीटर पर आवर। इसे हम कन्वर्ट करेंगे 5/18। 5/18 से ये कैंसिलेशन हमने किया यहाँ पे, तो हमको ये कितना मिला? 20। 20 इंटू 5 कितना हो रहा है? 20 इंटू 5 100।
100 मीटर पर सेकंड। तो सही तो किया था। एनी हाउ तो ये इस तरीके से अपना पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अच्छा, बाय दैट टाइम ये प्लेन भी आगे बढ़ता जाएगा ना, है ना? Yes. तो जब ये बॉम्ब पॉइंट बी पर गिर रहा होगा तब प्लेन की पोजीशन क्या होगी? Above B. यस, इट विल बी एग्जैक्टली अबव बी। ठीक है, हालांकि वो रिलीज किया गया था जब वो पॉइंट ए पर था, लेकिन बॉम्ब जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, प्लेन भी उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो एट द टाइम ऑफ फॉलिंग, एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, वो बिल्कुल प्लेन के नीचे ही है। तो पायलट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बॉम्ब ऐसे वर्टिकली नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, और कोई ग्राउंड पे खड़े होकर देखेगा तो उसके लिए ये एक पैराबोलिक पाथ में गिरता हुआ नजर आएगा। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अब इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि देन टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो ये बस सिंपल सा काइनेमेटिकल इक्वेशन है। हमें यहाँ पे याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बस सीधी सीधी काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड दैट विल बी एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई टी प्लस हाफ ए ऑफ वाई इंटू टी स्क्वायर। एस ऑफ वाई आप देखें एच है, ठीक है, और वो एच हमें बताया गया है 1960। So let me just write it in a very correct way. Minus 1960. Initial velocity 0 है, minus half into this will take a value of 9.8 and this will be t का square. करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. अच्छा, आप मुझे ये कंफर्म कर लें, यहाँ पे हमने y को, ये जो वेलोसिटी है y, इसको 0 क्यों लिखा? 100 तो आ रही थी, फिर भी हमने 0 लिखा। वो हॉरिजॉन्टल है। यस, ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल है और हमारा कैलकुलेशन पूरा वर्टिकल चल रहा है। अच्छा, अब ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 और 9.8 अगर हम काट देते हैं तो ये बन जाता है 4.9। सो इफ यू जस्ट डू अ लिटिल मोर कैलकुलेशन, हमको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1960 अपॉन 4.9। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें और बताएं कि आंसर क्या आता है। । 1960 49 के टेबल में आता है, ठीक है, इतना हिंट मैं दे देता हूं आपको। क्या आंसर बना इसका? ओके, सो दिस विल बिकम 400। अच्छा, 400 का अगर हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो कितना हो गया? 20. Yes, so that will be 20 seconds. So search for that option. यहाँ पे ऑप्शन है तो हम कहेंगे ऑप्शन बी। अब इसमें सिर्फ टाइम पूछा गया था, अब ये वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं था, इसके कन्वर्जन की कोई जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली, बट हमने फिर भी कन्वर्ट किया इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि अगर फर्दर ऑन मैं आपसे ये पूछता हूं कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, क्या हम ये पता कर सकते हैं? यस। तो क्या हमें यहाँ पे सिंपली स्पीड इनटू टाइम का कंसेप्ट लगाना है? Yes. Yes, तो sir. आर विल बिकम इक्वल टू, स्पीड है 100 और टाइम पूरा चला 20, तो आर विल बिकम इक्वल टू 2000 मीटर, यानी कि आर का आंसर आएगा 2 किलोमीटर्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बॉम्ब हमको गिराना था बी पर, तो उससे 2 किलोमीटर पहले ही हमने रिलीज करना है उसे, तब वो बी पे गिरेगा। समझ आ रही है ना बात? Yes. Yes, sir. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body is thrown horizontally with a velocity of √2 gh from the top of a tower of height h. It strikes the level ground, the foot of the tower at a distance x from the tower, the value of x is। तो x क्या है ये निकालना है। तो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन अगर मैं यहाँ पे कर दूं, ये टावर है, ये ग्राउंड लेवल है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे आपने थ्रो किया, जब आपने इसको थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी हमें बताई जा रही है अंडर रूट में 2gh, ठीक है। टावर की जो हाइट है वो h है, तो अपने पाथ को पूरा करता हुआ ये ऐसे जाके आगे गिरता है, ये डिस्टेंस हमें बताया गया है कि x है, तो हमें x निकालना है। सो टू फाइंड x, स्टेप 1 में हमको टाइम निकालना पड़ेगा।
तो टाइम को फिगर आउट करने के लिए हम लिखेंगे s ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर। s ऑफ y है बेटा माइनस h 0 माइनस हाफ इंटू यू कैन टेक द वैल्यू g, ठीक है, डायरेक्ट g ही रहने दें, यहाँ पे कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, इंटू टी स्क्वायर। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h by g, which means t is equal to under root 2h by g. Done with this? Yes, sir. अब एक और चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन वही है कि x कितना है। तो x निकालने के लिए हम सीधे सीधे यूज करेंगे फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लेवल का कैलकुलेशन है। तो स्पीड हमें बताई गई अंडर रूट में 2gh, अगर मैं गलत नहीं हूं, और टाइम हमें बोला जा रहा है अंडर रूट में 2h by g। तो ये रूट के अंदर रहते हुए ये जी फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है। और अब आप आंसर देखें ध्यान से, तो यहां पर √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो वो हो गया 2, और h का मल्टीप्लीकेशन हो गया रूट में तो वो हो गया h। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। करेक्ट हो रही है? तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मैं समझता हूं कि काइनेमेटिक्स अगर हमको थोड़ा बहुत ठीक से आता है तो इन क्वेश्चंस को हम वैसे भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई खासा इसमें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझ रहा हूं, फिर भी स्लोली मैं इन चीजों को आपके सामने रखते जा रहा हूं। आइए अब इसमें आप थोड़ा सा हेल्प आउट करें चीजों को। An aeroplane moving with an horizontal speed of 720 km per hour at a height of 396.9 meter. Now it drops a food package. The time taken by the food package to reach the ground in its horizontal range. तो यही सारी चीजें इसने हमसे फिर एक बार पूछ ली है, रेंज कितनी है और टाइम कितना लगेगा, यही सारी चीजें। तो आए इसके लिए हल्का फुल्का एक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको एक कन्विंसिंग तरीके से चीजें समझ में आ जाएं कि एक्चुअल मामला क्या चल रहा है। तो लेट्स से कि ये इस तरीके का एरोप्लेन है, ये इसके विंग्स वगैरह दिखा दिया आपने। अब ये एरोप्लेन ऐसे आगे डायरेक्शन में चल रहा है, इसका जो स्पीड गिवन है वो 720 किलोमीटर पर आवर है। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू जस्ट सॉर्ट इट आउट। 720 क्या आप बता सकते हैं मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? 5 divided by t. Yes, we will just multiply the factor with 720 with 5 by 18. 5 by 18 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना होगा? 200. So this will become 40. ठीक है ना? And you may get an answer to be equal to 40 root 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एरोप्लेन है ये इनिशियल स्पीड जो है इसकी 200 मीटर पर सेकेंड। यहां से ये क्या कर रहा है, एक फूड पैकेज को रिलीज कर रहा है। तो फूड पैकेज का स्पीड भी वही रहा होगा जो एरोप्लेन का है। ओके थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं पहले, तो लेट्स कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। अब यहां देखें हमने स्पीड सबसे पहले तो कैलकुलेट कर ली, 200 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी स्पीड। आई वाज ऑन अ पॉइंट के फूड पैकेज भी जस्ट इसी में से ड्रॉप किया गया था, इसी से छोड़ा गया था, तो उसकी स्पीड भी वही होनी चाहिए, दैट इज 200 मीटर पर सेकंड। सो वी वर ऑन अ पॉइंट के फूड पैकेज जब रिलीज किया गया है तो वो सेम उसी स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्पीड से आगे बढ़ेगा। सो वी मे कंसिडर दैट कि इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ इस तरीके से यहां जाके गिरेगा आगे, राइट? लेट्स अज्यूम इन अ सिमिलर वे कि जब ये पैकेट रिलीज किया गया था, सो द प्लेन वाज ओवर पॉइंट ए, और जब ये पैकेट फॉल डाउन कर रहा है द प्लेन इज ऑन ओवर ऑन पॉइंट बी। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब ये पर्टिकुलर रेंज पूछी जा रही है, और साथ साथ हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि इसके लिए करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। हाँ ये जरूर है कि हमको हाइट गिवन है, तो दिस इज द हाइट 396.9 मीटर।
with certain options we have to go for. So let's start with finding time. सबसे पहले टाइम निकालते हैं. टाइम निकालने के लिए कैनामेटिकल इक्वेशन लगाएं, ut plus half ay and then t square. sy अगर मैं लिखता हूं तो ये है 396.9, ये 0 minus half 10 t square. So this will cancel with 5. I will be getting t square is equal to 396.9 divided by 5. ये डिवीजन बता दें कितना आ रहा है. Just tell me ये डिवीजन कितना है. Yes. 79.38. 79.38. So if you just want to go for time t, it will be under root of 79.38. Now 79.38 के लिए हमको एक करस्पॉन्डिंग टाइम निकालना है. अब देखिए ये जो ऑप्शंस गिवन है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, ये थोड़े राउंडेड ऑफ हैं. इफ द टाइम इज 3 सेकेंड तो इसका मतलब यहाँ रूट में तो सिर्फ 9 चाहिए था. 5 के लिए रूट में 25 चाहिए होगा. 8 के लिए रूट में 64 चाहिए होगा. अब हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट जो सूट कर रहा है वो 9 के स्क्वायर रूट, सॉरी 9 के लिए कर रहा है ना. फॉर एन स्क्वायर रूट ऑफ आंसर ऑफ 9 ये कर रहा है ना 81. तो क्या हम फाइनली आंसर को 9 सेकंड क्लेम कर लें? यस. Yes, sir. अब हमें रेंज निकालना है. अब हम अगर रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी जस्ट हैव टू गो फॉर स्पीड इनटू टाइम. अब देखें स्पीड कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड है 200. टाइम हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया 9 सेकेंड्स. सो दैट विल बी अराउंड 1800 मीटर. तो इस हिसाब से तो हमें ऑप्शन डी मैच करता हुआ नजर आता है. क्लियर हो गई बात सारी? Yes. Yes. Sir, yes. आइए अब थोड़े और क्वेश्चंस पर अपनी बात कंटिन्यू करते हैं. थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं. मैंने जो तीनों क्वेश्चन लिए ये कुछ हद तक सिमिलर ही थे, एक जैसे ही क्वेश्चंस थे ये. आओ उसी वैरायटी पर थोड़ा और बात करते हैं. यहाँ इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है and this projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from top of a hill which is 490 meter high. तो टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ये एक एडिशनल चीज पूछी गई है. तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर इट. ये ग्राउंड लेवल है. अब हिल के लिए बस मैं एक टावर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं ऐसे. ये जो हाइट है ये 490 मीटर है. यहां से कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया गया विद अ स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड. इट विल टेक इट्स ट्रैजेक्टरी समथिंग लाइक दिस एंड विल फॉल डाउन हियर. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये अपनी ट्रैजेक्टरी मूव करेगा और आगे जाकर के कहीं यहां गिर जाता है. लेट्स से दिस इज द सिचुएशन, ये आगे जाकर के यहां गिर जाता है. तो अब टाइम के बाद ये वाला रेंज, और इसके बाद ये भी निकालना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी जब ये नीचे गिरेगा. तो सबसे पहले तो बच्चों टाइम निकालते हैं. टाइम निकालने के लिए फिर एक बार हम वही इक्वेशन दोबारा यूज करेंगे, UIT plus half AT square. ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं. जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये सारी क्वेश्चंस मैं रिपीटेडली लेते जा रहा हूं. तो ये है -490 इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0. यहाँ पे आएगा माइनस and then it will be half into 10 into t square. ठीक हो गई बात. अब हम सिंप्लीफिकेशन के तौर पे ऐसे कर सकते हैं कि ये 0 और 0 काट दें, t स्क्वायर कर दें 49 into 2, तो t हो जाएगा 7√2 सेकेंड. करेक्ट हो गई बात, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट करेंगे 7 हो जाएगा 2√2.
डन? Yes, sir. अब थोड़ा क्विकली आप मुझे ये बता दें बेटा कि इसमें रेंज क्या होगी। जस्ट टू रिपीट फॉर्मूला, Into time. स्पीड इंटू टाइम लगाएंगे। कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इसलिए कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको यहाँ अप्लाई नहीं करनी है। स्पीड है अपनी 98, टाइम हमको लगा 7√2, तो ये हो गई आपका फाइनल रेंज का आंसर। आप मल्टीप्लाई करें, लेट्स कीप दिस √2 एज इट इज, जस्ट मल्टीप्लाई 98 into 7 and you get your answer। बता दें क्या आएगा फिर 7 into 98? 686. 686. 686 √2 मीटर। आप चाहें फर्दर ऑन तो इस √2 को आप 1.414 ऐसा नंबर उसका लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट मेक अ मल्टीप्लिकेशन विद 686 एंड गेट दैट आंसर डन। ये भी पॉसिबल है। अब तीसरी चीज जो इसमें पूछ रहा है ना कि वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये अब जो सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल हम करते आ रहे थे उसमें ये थोड़ा सा नया है। तो बच्चों जब ये प्रोजेक्टाइल यहां फॉल डाउन करेगा तो इसके लिए एक बात तो तय होगी कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उतनी ही होगी जितनी पहले थी। क्या कहते हो, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई sir. एक्सेलरेशन का रोल नहीं होता है, कोई इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन वहां पर डेवलप नहीं होता है। सो इट विल बी जस्ट टेकन एज इट इज विदाउट एनी चेंज। बस इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का तो काम ये होता है कि लगातार वो प्रोजेक्टाइल को जो है ना आगे 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 पुश करता जाए। बट चूंकि ये प्रोजेक्टाइल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता जा रहा है लगातार, तो इसके गिरने के प्रोसेस में धीरे 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 इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी डेवलप होती जाए। हो सकता है कि इसकी कुछ वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे डेवलप हो जाए जिसे मैं मेंशन कर दूं Vy। अब हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितनी है ये, तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा। अब इस Vy को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सी एक काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। तो हमने लिखा Vy, Uy आ गया 0 माइनस Ay है 10 इंटू टाइम हमने निकाला था 7√2। करेक्ट हो गई बात? Yes. तो फाइनली हमें पता चला Vy इज इक्वल टू 70√2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे डेवलप होगी ना बच्चों, सर माइनस में आना शायद। हाँ माइनस में। माइनस सिर्फ इस बात को सिग्निफाई करता है कि इसका डायरेक्शन नीचे है, बाकी और कुछ नहीं। वैसे भी तो हम लोग मैग्नीट्यूड ही यूज करते हैं एट द एंड, तो माइनस आप यहाँ पे कैरी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल आई वाज ऑन अ पॉइंट कि जब हम यहाँ इसकी नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो वो नेट वेलोसिटी या फाइनल स्पीड जिसे हम कहते हैं, तो वो इन दोनों वैल्यूज का वेक्टर एडिशन होगा और फाइनल नेट वेलोसिटी जिसे हम कहेंगे v, वो डेवलप होगी। सो बाय वेक्टर रूल्स, if we want to write the final velocity, final speed with which it is falling, तो इसका आंसर होगा 98 का स्क्वायर प्लस 70√2 का स्क्वायर। करेक्ट हो गई बात? 98 one of the component and another component we have just estimated is 70√2 उसका स्क्वायर। ये तो ये बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप 98 का स्क्वायर करें, 70√2 का स्क्वायर करें, एडिशन करें, जो भी नंबर आता है उसे आप फिगर आउट कर लें एंड देन यू कैन फाइनलाइज द आंसर। क्लियर हो गई बात? Yes. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट अप्रोच में है, विथ अ लिटिल डिफरेंट अप्रोच। लेट्स टेक इट। There are two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. Gravitational field जब बोल रहा है तो वो तो acceleration due to gravity g ही होगा। At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities 3 meter per second and 4 meter per second horizontally in opposite direction. Now, this is also important. क्या opposite direction में move करा है इसको, ठीक है, और वो भी horizontally move करा है। हो सकता है किसी हाइट पर होंगे ये, तभी तो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह लेना है। ऐसे ग्राउंड पे नहीं चल रहे हैं, ये हाइट पर से चल रहे हैं।
Now the question is, find the distance between the two particles when their velocity vector becomes mutually perpendicular. जब इनका वेलोसिटी वेक्टर जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है, तब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आइए मैं इसके लिए एक डायग्राम बना के आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ऐसा कोई टावर रहा होगा जिसकी कुछ हाइट रही होगी h वगैरह, ठीक है, और देयर आर टू पार्टिकल्स, द ब्लू वन एंड लेट्स से द रेड वन। इन दोनों पार्टिकल्स को हम हॉरिजॉन्टली एक पुश दे देते हैं। तो ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है इसको मैं फॉर एग्जांपल यहां एक पुश दे रहा हूं 3 मीटर पर सेकेंड, और ये जो रेड वाला पार्टिकल है इसको हम यहां एक पुश देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। तो अब सोचने वाली बात है कि ये वाला पार्टिकल अपने हिसाब से ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा और ये वाला पार्टिकल अपने हिसाब से ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। दीज विल बी द पॉसिबल ट्रैजेक्टरीज। सो लेट्स कंसीडर कि ये ब्लू वाला पार्टिकल ऐसे फर्दर अपनी जर्नी में ऐसे जाने वाला है और ये रेड वाला पार्टिकल फर्दर अपनी जर्नी में ऐसे जाने वाला है, आगे जाकर ये कहीं गिर जाएंगे। बट द क्वेश्चन सजेस्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन, जो क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। इन नंबर्स थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लिखता हूं ताकि मैं डायग्राम प्रॉपरली बना पाऊं। ये है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड और ये वाला अपना हमने बताया था 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या बनेगा जब इनकी वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग बात है कि यार अभी अभी तो इनको हॉरिजॉन्टली पुश किया था, तो इनकी वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? तो हो सकती है बेटा, ध्यान से देखो। लेट्स से कि ये जो रेड वाला पार्टिकल है वो यहां कहीं पहुंचता है, जस्ट इमेजिन यहां कहीं पहुंचता है, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी वेलोसिटी तो ऐसी होगी, सही है। और लेट्स से कि ब्लू वाला जो पार्टिकल है वो यहां कहीं पहुंचता है फॉर एग्जांपल, और इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। हमें पता नहीं है कि कितनी है। लेट्स से ये वाली वेलोसिटी को मैं v1 बोल देता हूं एज अ वेक्टर, और ये वाली वेलोसिटी को मैं थोड़ी देर के लिए v2 बोल देता हूं एज अ वेक्टर, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे गिरेंगे इनकी वेलोसिटी ऐसे ऐसे चेंज होती जाएगी ना, और फाइनली जब गिरेंगे तो ऐसी होगी, और इसके लिए भी फाइनली ऐसी हो जाएगी। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ साथ एक वर्टिकल कंपोनेंट भी तो डेवलप होगा। करेक्ट हो रही है बात? यस सर। कोई चीज ऐसे गिर रही है तो देखें यहाँ वीडियो में, आप हाथ देखें मेरा, कोई चीज अगर गिर रही है तो ऐसे 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 होती जाएगी ना। तो अब हमें इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है एक ऐसी सिचुएशन में कि इनकी वेलोसिटीज जो हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा चौंकेंगे, हम बोलेंगे अभी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहाँ हुई? तो बच्चों इसके लिए ना हम एक छोटा सा टेक्निक अडॉप्ट करेंगे कि भाई इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्सट्रापोलेट करेंगे पीछे तक, इसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन को हम एक्सट्रापोलेट करेंगे पीछे तक, और सिचुएशन यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे कि ये आपस में अब कैसे हो गए हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हो गए। तो ये वेलोसिटी इस तरीके से परपेंडिकुलर हो रही हैं, ऐसे समझना है हमें। गेटिंग इट? यस सर। अच्छा, अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपसे पूछता हूं, आप बताएं मुझे कि v1 मैं कैसे लिखूं? तो आंसर सिंपल है ना बेटा, u1 लिखें, फिर उसके बाद लिखें प्लस जो भी एक्सेलरेशन होगा y एक्सिस में होगा, इनटू आप इसका करस्पॉन्डिंग टाइम लगा दें। तो इट्स जस्ट अ सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v1 अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं बच्चों, तो ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, 3i कैप माइनस g इंटू ये t, बट ये हो जाएगा j कैप। क्या कहते हो? सोचें आप। इस तरफ क्या हमेशा ये 3 का 3 ही रहेगा? यस यस यस। इसके साथ साथ नीचे भी तो एक कंपोनेंट डेवलप हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड j एक्सिस में कंपोनेंट डेवलप होगा ना, माइनस जी टी। समझे नहीं समझे? यस सर।
तो ये 3 आई कैप हो गया अपना, और ये माइनस GT हो गया। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। आप अगर नोटिस करेंगे तो इसका एक x कंपोनेंट होगा, और अभी भी ये x कंपोनेंट क्या होगा? 4 मीटर पर 4 ही होगा। वेरी गुड। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट डेवलप हो जाएगा। तो इसी वे में अगर हम V2 के लिए कुछ लिखते हैं, V2 के लिए, तो सोचें हम लिखेंगे U2 प्लस AY, ऑफ कोर्स ये सब वेक्टर फॉर्म में है, इनटू T। तो बहुत ध्यान से देखें, V2 के लिए मुझे लिखना होगा माइनस 4 आई कैप। अगर आप ध्यान लगाएं, मैंने माइनस क्यों लगाया आपको फौरन समझ में आ जाएगा। ये माइनस डायरेक्शन अपोजिट है ना बेटा इसका। अगर मैं 3 को प्लस मान रहा हूं तो ये 4 को तो माइनस मानना पड़ेगा। फिर क्या लिखें? माइनस GT, और फिर लिखें हम क्या चीज? J कैप। करेक्ट हो गई बात? यस सर, यस। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे फोकस करें कि ये दोनों वेलोसिटीज आपस में कैसी हैं। परपेंडिकुलर। वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स को अगर हम यहां यूज करते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स, तो हमें याद कर लेना चाहिए, फॉर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, हमें ये याद कर लेना चाहिए। करेक्ट है ना? यस। If you have 2 different perpendicular vectors, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। इसका सीधा मतलब यही निकला कि अगर हम V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर कर लेते हैं तो आंसर आना चाहिए 0, बिकॉज ये तो हमें क्लियरली बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। करेक्ट हो रही है बात? यस सर। अब सोचें डॉट प्रोडक्ट P डॉट Q, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखते थे ना, PX QX प्लस PY QY प्लस PZ QZ, मतलब XX कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन करते थे, फिर YY का मल्टीप्लीकेशन करते थे, फिर ZZ कंपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। अब XX कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन करें आप, क्या आंसर आएगा? -12 आई कैप। -12, शाबाश। अब YY कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन करें, क्या आंसर आएगा? प्लस G² T² बेटा वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और Z कंपोनेंट तो है नहीं इसमें, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 0। सही जा रहे हैं? यस सर, यस। तो इसे अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो गया G² T² इज इक्वल टू 12, यानी कि पता चला T² इज इक्वल टू 12 अपॉन G²। अब आप बच्चों जरा खुद ही सोचें, यहाँ पे G का क्या वैल्यू होता है? 10 का स्क्वायर 100। 10। तो ये हो गया 100। सो T² हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2। करेक्ट लिखा मैंने, बिकॉज 100 इज 10 टू द पावर 2, न्यूमरेटर में जाएगा 10 टू द पावर -2। सो T विल नाउ बिकम इक्वल टू अंडर रूट में, ये हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2। सो T इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर रूट कितना होगा अंदाजन? 3.5। 3.5 के आसपास, बिल्कुल सही। और 10 टू द पावर -2 का 10 टू द पावर -1। स्क्वायर रूट से जब हम पावर बाहर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, हमें ये याद रखना चाहिए। ठीक है ना? जो भी पावर स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर हम उसे स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं तो उसकी पावर होती है हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। अब अगर यहां पर अगर -4 होता और वो रूट से बाहर लाया जाता तो आंसर क्या आता? -2। -6 होता और वो रूट से बाहर लाया जाता तो आंसर बन जाता -3। यहाँ -2 है तो रूट से बाहर ले आए उसे, तो वो बन जाएगा -1। तो क्या हमें आंसर कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए? 3.5 रफली 12 का स्क्वायर रूट अगर हम लें इनटू 10 टू द पावर -1, यानी कि करस्पॉन्डिंग टाइम जो है हमारा वो हो जाएगा 0.35 सेकेंड।
तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था कि इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी परपेंडिकुलर कब होगी, तो आंसर है 0.35 सेकंड्स पे। ये इसका पहला जो क्लेम है या पहला जो आंसर है हम ऐसे बता सकते हैं। अब अगली बात, एक्चुअल जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इनका डिस्टेंस कितना है, इनका जो सेपरेशन हुआ है तो इनका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ये कितना है। अब मैं चाहता हूं कि आप जरा सोचें कि ये वाला पार्टिकल लगातार कितनी स्पीड से आगे बढ़ता गया, 3 मीटर पर सेकंड, और ये दूसरा वाला कितनी स्पीड से आगे बढ़ता 4 गया। मीटर पर 4 सेकंड। रिलेटिवली इन दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, 7 यस 7 होगी। याद करो, ये समझा चुका हूं, अगर दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके निकालते हैं। 7 होगी। 1 कैसे होगी बेटा, बेसिक्स भूल रहे हो आप, बेसिक भूल रहे हो। निकालो रिलेटिव वेलोसिटी v12 v1 माइनस v2, तो ये 4 सिर्फ 4 नहीं है, -4 है। याद करो, मैंने आपको ये लिखा के दिया है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते वक्त माइनस करते हैं, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते वक्त हम उन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो यहाँ दोनों की वेलोसिटी तो अपोजिट है ना, यस सर। तो इनकी नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 7 -1 7 होगी बच्चा, 7। 4 और 3 7 होती है। 4 अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, 4 अपोजिट डायरेक्शन में है और ये 3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू मैग्नीट्यूड में कितना होगा, 7 होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस ठीक है, तो ये 7 मीटर पर सेकंड से लगातार एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। देखा जाए तो दोनों साथ में थे, ये इधर 3 से ये इधर 4 से, तो ये लगातार ऐसा 7 मीटर पर सेकंड से दूर होते जा रहे हैं इफेक्टिवली, हाँ या ना, यस यस क्योंकि पहले तो साथ में थे, अब इतनी दूर दूर आ गए। ये कितनी देर तक सेपरेट होते रहे, तो हमने टाइम निकाल लिया 0.35 तो अगर मैं ये कहूं कि भाई अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, तो क्या ये डिस्टेंस मैं ऐसे लिखूंगा, स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम, शाबाश। तो ये डिस्टेंस d हो गया अपना 7 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग टाइम इज 0.35। मल्टीप्लीकेशन करें, आपका आंसर हो गया। बताएं क्या आंसर आता है। यस 2.45 यस, तो हम कहेंगे कंबाइनली फाइनली ये 2.45 मीटर इतने सेपरेशन पर चले गए। तो देखिए, क्वेश्चन काफी सारी चीजें हमसे मतलब रिलेट करता है, रिलेट करवाता है एक्चुअली, तभी वो सॉर्ट आउट होगा। अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आ गया, प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट आ गया, इसमें टाइम कैलकुलेशन का आ गया, वेलोसिटी लिखने के लिए वेक्टर कंडीशंस का कंसेप्ट आ गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू अस, तभी हम इन क्वेश्चंस को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? यस आइए सर। और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, खास करके नीट और सीईटी की जो एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट अपीयर करने वाले हैं उनके लिए ये काफी खास है। एक करस्पॉन्डिंग डायग्राम भी मैं यहाँ पे पुट अप कर रहा हूं, देखें। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अ फुटबॉल इज किक्ड ऑफ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक फुटबॉल को हमने किक किया 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज समझ सकते हैं आप। तो हम इस फुटबॉल को किक करते हैं। अब एक जो रिसीवर गोल पोस्ट पे खड़ा हुआ है, वो टोटल जहां से फुटबॉल वो किक कर रहा है वहां से लेकर के 60 मीटर दूर वो खड़ा है। ठीक है, अब जैसे ही बॉल को किक किया जाता है वो रन करना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, ताकि वो बॉल को कैच कर सके, वो बॉल को रिसीव कर सके। ठीक,
अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसे कितनी स्पीड से भागना पड़ेगा, कितनी स्पीड से ये अपनी रनिंग करे। लेट्स से v स्पीड से ये रन कर रहा है, तो ये v कितना है ये पूछ रहा है हमसे, ताकि वो बॉल को कैच कर पाए। तो इसमें बच्चों मैं सबसे पहले ये पता करना चाहता हूं कि इसकी रेंज कितनी है, मतलब ये कितनी दूर जाके गिरने वाला है फुटबॉल। तो आपने देखा यहाँ पे कि इसका जो प्रोजेक्शन एंगल है 45 है। 45 डिग्री के लिए रेंज अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आंसर आता है बच्चों यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको बता दूं मैं, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, यू स्क्वायर sin टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। थीटा 45 है, 2 से मल्टीप्लाई होने पर 90 हो जाएगा, साइन 91 होगा। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर बाई जी। तो पहले तो ये फिगर आउट कर लेते हैं कि रेंज कितनी बनने वाली है। तो u है अपना 20, यानी कि 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 डिवाइड बाई जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल। तो ये होगा 40 मीटर की रेंज। तो पता चला यहां से लेकर के यहां तक जहां बॉल गिरने वाला है, ये कितना कितना है ये डिस्टेंस 40 मीटर। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि ये फ्लाइट टाइम कितना ले रहा है, कितनी देर ये मूव कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, फ्लाइट टाइम क्या है इसका। तो आपको याद होगा हमने फ्लाइट टाइम हमेशा ऐसी लिखी है 2u डिवाइडेड बाई जी या 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो आई मे जस्ट गेट अ कंपोनेंट हियर। मैं इसके दो कंपोनेंट अगर निकालना चाहूं तो ऐसे और ऐसे निकाल सकता हूं, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा 2 sin 45, सॉरी 20 sin 45, यानी कि ये हो जाएगा 10 बाई रूट टू, नहीं 20 बाई रूट टू, सॉरी फॉर दैट। करेक्ट है ना? यस। सो लेट्स गेट दैट आंसर। टाइम निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो गया 2 इंटू this is 20 by root 2 and then g divided by g, and g is 10. So this 0 and this 0 will get cancelled. This will become 2 into 2 divided by root 2. अगर आप कैलकुलेशन समझ पाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 2 सेकेंड। करेक्ट है? बिकॉज ये जो दोनों रूट 2 हैं, 2 है हमारे पास, इसमें से किसी एक को मैं रूट 2 लिख दूंगा और एक रूट 2 को काट दूंगा। ठीक हो गया? यस सर। तो ये इसका एक्सपेक्टेड टाइम है। अब रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। आप मुझे बताएं कि बॉल तो आके गिर रहा है 40 मीटर पे, तो रिसीवर को कितना रन करना पड़ेगा उसको कैच करने के लिए, कितना डिस्टेंस उसको रन करना पड़ेगा? 20 मीटर। 20 मीटर। यस, वेरी गुड। तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो रिसीवर को जो है ना 20 मीटर क्लोज आना पड़ेगा, क्योंकि बॉल खुद जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 मीटर। तो रिसीवर के एंड से सोचा जाए तो जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस रिसीवर मूव करेगा वो 20 मीटर करेगा। अच्छा, अब इसे बॉल कैच करना है, तो जब ये बॉल गिर रहा होगा तब रिसीवर यहां आ जाना चाहिए। करेक्ट है ना? यस। यस सर। तो ये बॉल कब गिर रहा है? 2 रूट 2 सेकंड। 2 रूट 2। तो क्या रिसीवर को विद इन 2 रूट 2 सेकंड यहां पे पहुंच जाना चाहिए? यस सर। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 20 मीटर। टाइम कितना है? 2 रूट 2 रूट 2। तो आपको कुछ क्लू लग रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। Speed स्पीड इज into इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस इनटू टाइम, क्या अपॉन टाइम? divided by time. अपॉन टाइम। सो दिस विल बिकम स्पीड, जो कि हमें निकालना है। डिस्टेंस है 20, टाइम है 2 रूट 2। सो आंसर आ गया 10 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर हो गया इसके। करेक्ट हो गई बात? Yes sir. Yes. Okay, this question is very good and very well suited for the CET examination and as well as kind of NEET examination. बेसिक्स पर है पूरा इस तरीके से। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। कुछ जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए काफी एलिमेंट्री लेवल के भी क्वेश्चंस थे उसमें, और एक आध दूसरा क्वेश्चन मैंने अच्छा भी लिया, जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। होपफुली अगली क्लास में हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, फिर रुक जाए।
Yes, sir. ओके